नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि जो लोग सपने देखते हैं वे ही उन्हें सच करते हैं। बिल्कुल सही है, जो लोग सपने देखेंगे वही उस सपने के पीछे कड़ी मेहनत करेंगे, पूरी लगन और श्रद्धा से उसके पीछे जाएंगे और अपने सपनों को सच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को, और आज के क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है। वेयर हैज द आर्ट एग्जीबिशन रविंद्रनामा स्टार्टेड रिसेंटली। तो जो रविंद्रनामा एग्जीबिशन है यह स्टार्ट हुई है बांग्लादेश में। यह आपको याद रखना, बांग्लादेश में स्टार्ट हुई है। बात करते हैं खबर की, तो ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC ने रविंद्रनामा नामक एक सप्ताह तक चलने वाली कला प्रदर्शनी की शुरुआत की है, जिसमें 65 प्रख्यात बांग्लादेशी कलाकारों की रचनाओं के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर की स्थायी विरासत का जश्न मनाया जाएगा। तो यह जो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भारत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनके लिए बांग्लादेश में यह रविंद्रनामा जो प्रदर्शनी है इसकी शुरुआत की गई। बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो बांग्लादेश में मुद्रा चलती है टाका। टाका मुद्रा चलती, टाका। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति अभी हाल ही में तख्ता पलट के बाद बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रविंद्रनामा जो कला प्रदर्शनी है यह स्टार्ट हुई है बांग्लादेश में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बोधि यात्रा आयोजित करेगा। विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज अ बोधि यात्रा इन जून 2025। तो ये जो राज्य है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं खबर की, तो खबर है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है। इस यात्रा में भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे, और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लगभग 6 ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनसे होकर यह यात्रा गुजरेगी। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। और इस यात्रा में अन्य देशों से लगभग, जैसे कंबोडिया के साथ पीडीआर और म्यांमार भी, और म्यांमार के साथ थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से लगभग कितने 50 प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। 50 प्रतिनिधि, यह भी आपको ध्यान रखना है कि 50 प्रतिनिधि इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। और यह जो यात्रा है यह भगवान बुद्ध से संबंधित कई स्थलों से होकर गुजरेगी, जैसे श्रावस्ती से होकर गुजरेगी, श्रावस्ती के साथ साथ कुशीनगर से होकर गुजरेगी, कुशीनगर के साथ साथ सारनाथ से भी गुजरेगी, सारनाथ के अलावा कपिलवस्तु से भी गुजरेगी, और ऐसे लगभग 6 ऐसे स्थान हैं जहां से होकर यह यात्रा गुजरेगी। लखनऊ और आगरा से भी गुजरेगी, यह भी याद रखना है, लखनऊ और आगरा से भी यह यात्रा गुजरेगी, बोधि यात्रा। ये आपको याद रखना है। तो भारत का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं बुद्ध से संबंधित, वहां से यह यात्रा गुजरेगी, और जो उत्तर प्रदेश राज्य का पर्यटन विभाग है वह इस यात्रा को आयोजित कर रहा है। इसमें 50 प्रतिनिधि भी अलग अलग देशों के शामिल होंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। द रिसेंटली डिस्कस्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हैव बीन गिवन इन विच फील्ड। तो ये जो अवार्ड है यह दिया जाता है स्वास्थ्य सेवा में, ये आपको याद रखना, स्वास्थ्य सेवा में, हेल्थ केयर में यह अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं खबर की, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
15 नर्सिंग पेशेवरों को उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण, करुणा और नर्सिंग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 15 नर्सिंग पेशेवरों को इस बार दिया गया है। बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1972 में 1972 से यह जो पुरस्कार है 1972-73 से 72-73 से यह पुरस्कार जो है दिया जाने लगा है। और यह पुरस्कार जो है यह नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। नर्सिंग क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह आपको ध्यान रखना है कि नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वह है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। ये जो अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स थी। कौन थी? ब्रिटिश नर्स। यह आपको याद रखना है, ब्रिटिश नर्स। हालांकि इनका जन्म ब्रिटेन में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था इटली में। इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, उस फ्लोरेंस शहर में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के नाम पर भारत जो है अपना नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वह देता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक और नाम है लेडी विद द लैंप। एक और नाम है लेडी विद द लैंप। यह भी आपको याद रखना है, लेडी विद द लैंप। ये आधुनिक नर्सिंग है उसकी मतलब उसकी वो मानी जाती हैं, स्थापना इन्होंने ही की थी। आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत इन्होंने ही की थी और इन्हीं के नाम पर भारत जो है नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? तो इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बात करते खबर की। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की नई पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का विमोचन 30 मई 2025 को हुआ है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके कार्यकाल के दौरान भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो इंदिरा गांधी के शासन व्यवस्था के बारे में और उस समय इंदिरा गांधी के जो सरकार चल रही थी उसके दौरान क्या क्या चीज़ें इंदिरा गांधी ने की और क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं उस समय हुई, इन सब का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। और यह पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में 30 मई को किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह जो देश है वह है सिंगापुर। सिंगापुर में इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन है यह लगभग हर वर्ष होता रहता है। इस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसे सांग्रीला वार्ता के नाम से भी जाना जाता है। सांग्रीला वार्ता, सांग्रीला टॉक के नाम से भी जाना जाता है, सांग्रीला वार्ता के नाम से। और ये इसलिए जाना जाता है कि जब इसकी शुरुआत हुई सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई। और 2000 में जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी तो यह हुई थी सांग्रीला नाम के होटल में। सांग्रीला होटल थी। यह सांग्रीला होटल कहाँ थी? यह सांग्रीला होटल थी यहीं सिंगापुर में। सिंगापुर की एक होटल है सांग्रीला। इसी सांग्रीला से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको जाना जाता है किस नाम से? सांग्रीला टॉक के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं खबर की। तो खबर है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन को सांग्रीला वार्ता भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में
इसका 22वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में किया जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में याद रखेंगे CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस जनरल अनिल चौहान, ये याद रखना जनरल अनिल चौहान इस जो वार्ता में है शामिल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अपने CDS साहब जो हैं जनरल अनिल चौहान जी वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। विच एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये जो आयोजन है यह 9वां आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बात करते हैं खबर की, तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें संस्करण का अनावरण किया है। इस वर्ष का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के, ये याद रखना, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। तो याद रखना है कि 8 से 11 अक्टूबर और याद रखना है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। और ये होगा कहाँ? ये होगा नई दिल्ली में। और कौन सा संस्करण होगा? 9वां संस्करण, यह भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फोर्ब्स। तो ये जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये बनी है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं खबर की, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया गया है। यूरेका फोर्ब्स की स्थापना 1982 में भारत की फोर्ब्स एंड कंपनी और स्वीडिश निर्माता इलेक्ट्रोलेक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। इसमें कुछ समय पहले टाटा ग्रुप भी हिस्सेदारी रखता था और टाटा ग्रुप भी इसका सदस्य था, लेकिन अब इसका जो सदस्य है पूरे तरीके से इसका मालिकाना हक यूरेका फोर्ब्स के पास है। और आप सभी ने एक वाटर प्योरीफाई ब्रांड का नाम सुना होगा, एक्वागार्ड का नाम सुना होगा। तो एक्वागार्ड जो है इसी यूरेका फोर्ब्स का एक ब्रांड है एक्वागार्ड। और ये जो एक्वागार्ड है ये बनाता है वाटर प्योरीफायर। तो वाटर प्योरीफायर हो गया, फ्लोर क्लीनिंग वाले जितने इक्विपमेंट है वो सब बनाने का काम यूरेका फोर्ब्स कंपनी करती है और एक्वागार्ड इनके ब्रांड का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में कितने डिफेंस PSU को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। रिसेंटली हाउ मेनी डिफेंस PSUs हैव गॉट द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न। तो ऐसे 3 PSUs हैं जिन्हें अभी मिनी रत्न का दर्जा मिला है। बात करते खबर की, तो रक्षा मंत्रालय ने मुनिशन इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे मुनिशन इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड IOL के लिए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा स्वीकृत किया है। ये आपको याद रखना है। तो 3 PSUs ऐसे हैं जिन्हें मिनी रत्न का दर्जा मिला है और ग्रेड 1 का दर्जा मिला है। चलिए बात करते हैं। तो पहली कंपनी है MIL, दूसरी कंपनी है AVNL, तीसरी कंपनी है IOL। पहली है मुनिशन इंडिया लिमिटेड, दूसरी है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और तीसरी है इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड। ये जो तीनों कंपनी हैं, इन तीनों कंपनी की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर वर्ष 2021 में। 2021 में इनकी स्थापना हुई है। अगर MIL की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है पुणे में। अगर AVNL की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। और IOL की बात की जाए तो इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये आपको याद रखना है कि तीनों के जो मुख्यालय हैं वो अलग अलग हैं। MIL का मुख्यालय पुणे में है, AVNL का मुख्यालय चेन्नई में है, IOL का मुख्यालय देहरादून में। IOL जो है ये बनाती है
इलेक्ट्रो फाइबर जो सेंसर होते हैं वो बनाती है। इलेक्ट्रो फाइबर सेंसर बनाते हैं। इलेक्ट्रो फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, इलेक्ट्रो फाइबर ऑप्टिकल सेंसर का जो निर्माण करती है वह करती है IOL। ये जो तीनों कंपनियां ये सेना के उपकरण बनाने का काम करती हैं। MIL जो है यह विस्फोटक बनाने का काम करती है, विस्फोटक, और विस्फोटक के साथ साथ रॉकेट भी बनाती है। विस्फोटक, रॉकेट ये बनाने का काम MIL करती है। AVNL भारतीय सेना के भारी वाहन का निर्माण करती है, भारी वाहनों को बनाने का काम करती है, जैसे टैंक हो गए, टैंकों को भी बनाने का काम करती है AVNL। और ये जो है ये इलेक्ट्रो फाइबर ऑप्टिकल सेंसर बनाने का काम करती है। और बात करें मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा, तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा उन कंपनियों को मिलता है जिन्होंने लगातार पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाया हो, शुद्ध लाभ की स्थिति में रही हो, और प्रत्येक वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा कमाया, 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसी कंपनियों को मिनी रत्न ग्रेड 1 का दर्जा मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र ने उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? What has the name of उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र बीन चेंज्ड टू? तो जो ये नाम है अब हो गया इसका धाराशिव स्टेशन के नाम से अब यह जाना जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस उस्मानाबाद स्टेशन का नाम जो है अब बदलकर कर दिया है धाराशिव स्टेशन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? Recently the military exercise nomadic elephant has started between India and which country? तो ये जो कंट्री है वह है मंगोलिया। मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ, मंगोलिया और भारत के बीच में। बात करते हैं खबर की। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में भारत और मंगोलिया के बीच कल से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जो 13 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्ध शहरी और पर्वतीय इलाकों में अर्ध पारंपरिक सैन्य अभियान के लिए तालमेल बढ़ाना है। तो इस तालमेल को बढ़ाने के लिए और इन पर्वतीय इलाकों की समझ के लिए ये जो सैन्य अभ्यास है यह आयोजित हुआ है। यह सैन्य अभ्यास लगभग प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और पिछले वर्ष इसका आयोजन भारत में हुआ था। इसका आयोजन भारत में हुआ था और भारत में इसका आयोजन हुआ था मेघालय में। इसका आयोजन मेघालय राज्य में हुआ था 2024 में, और 2025 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? उलान बटोर में, मंगोलिया की राजधानी में। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आज के करंट अफेयर की क्लास में हम आपके लिए इतने ही प्रश्न लेकर आए थे, इतने ही प्रश्नों का संग्रह था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।